दिन सोमवार और हफ्ते के नए दिन के साथ आज से पेश है बीबीसी हिंदी का नया पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद और अंजुम शर्मा का। قطعنا المنتجات الهندية بسبب رسالة الرسول وإحنا كشعب كويتي ومسلم। बीजेपी के पूर्व नेताओं के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान के बाद अरब जगत में भारतीय सामान का हो रहा बहिष्कार। सऊदी अरब और मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने जताई आपत्ति। जानेंगे बयानबाजी के बाद बीजेपी ने क्या अपने नेताओं पर कार्रवाई करने में देरी की। जो काम इन्होंने अब 3-4 दिन बाद किया, ये अगर पहले भी नहीं कर देते तो ये सब चीजें खड़ी नहीं होती। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए ये मामला बहुत बड़ा झटका है। उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, वहाँ के लोगों के ऊपर पड़ेगा। अगर वहाँ की सरकार भी चाहे, अगर लोगों की दोस्ती आप हार बैठे तो उसको दोबारा वापस करना बड़ा मुश्किल होगा। इसके साथ ही होंगी खेल, फिल्मों और किताबों की बातें, लेकिन सबसे पहले अंजुम शर्मा से जानते हैं देश दुनिया में आज पूरा दिन क्या हुआ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी के कई सांसदों ने पत्र लिखकर कहा है कि वो पार्टी में जॉनसन का नेतृत्व नहीं चाहते। कोरोना महामारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने और डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी करने को लेकर बोरिस जॉनसन की आलोचना हो रही है। बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन नियम तोड़ने पर माफी भी मांगी थी, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि उत्तर कोरिया एक और परमाणु परीक्षण करने की तैयारी कर सकता है। आखिरी बार इसने 2017 में एक परमाणु विस्फोट किया था। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा कि उत्तर कोरिया ने 4 साल पहले जिस परमाणु साइट को बंद कर दिया था उसे वापस खोलने के संकेत मिले हैं। यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख का कहना है कि यूक्रेन ने पूर्वी शहर सेवेरोडोनेत्स्क के कुछ हिस्सों से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया है। वहीं रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा कि कई यूरोपीय देशों ने उनके विमान को अपने हवाई क्षेत्र से सर्बिया जाने की अनुमति नहीं दी। वो बातचीत के लिए सर्बिया जा रहे थे। लावरोफ ने आरोप लगाया कि ब्रसेल्स के इशारे पर चलने वाले उन देशों ने यह फैसला लिया है जो रूस को बातचीत के लिए मंच नहीं देना चाहते। इराक की एक अदालत ने कलाकृतियों की तस्करी की कोशिश में एक ब्रिटिश व्यक्ति को 15 साल जेल की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि जिम फ्रिटन को पता था कि वो क्या कर रहा है। जिम को 200 साल से अधिक पुराने मिट्टी के बर्तनों के 12 टुकड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था। लेबनान ने अमेरिका के दूत को बेरूत आमंत्रित किया है। लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री विवाद पर चर्चा करने के लिए यह आमंत्रण भेजा गया है। लेबनान ने इजराइल पर भूमध्य सागर में प्राकृतिक गैस क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। इस क्षेत्र पर दोनों देश अपने अधिकारों का दावा करते हैं। और अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिद्ध श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब सिख संस्थाओं को सरेआम मॉडर्न हथियारों की ट्रेनिंग का प्रबंध करना चाहिए। उनके इस बयान पर अभी तक किसी राजनीतिक दल का कोई बयान नहीं आया है। अमृतसर में 6 जून को हर साल अकाल तख्त पर हजारों सिख श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और ऑपरेशन ब्लू स्टार को याद करते हैं। नमस्कार, आप बीबीसी हिंदी का नया पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनाएंगे पूरा दिन आज क्या बड़ी खबरें रहीं और साथ ही एक मुद्दे की पूरी खबर भी लेंगे। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अंजुम शर्मा। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी लाइव सुन रहे हैं। एक हफ्ते से ज्यादा पुराने बयान ने भारत से लेकर मिडिल ईस्ट तक एक बवंडर खड़ा किया हुआ है। एक हफ्ते पहले टीवी पर एक डिबेट के दौरान एक बयान तकरीबन 1.5 हफ्ते बाद ऐसा हंगामा खड़ा करेगा किसी ने सोचा नहीं था। सबसे पहले कतर, फिर कुवैत, फिर ईरान, फिर ये सूची बढ़ती ही चली गई जिसमें ये देश भारत से जवाब मांग रहे हैं। इस सूची में आज सऊदी अरब और मुस्लिम देशों के संगठन यानी OIC का भी नाम जुड़ गया। इस बयान को लेकर कल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था, जबकि दिल्ली बीजेपी के नेता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो वहीं कतर में भारत के दूतावास ने भी कहा था कि किसी पार्टी के नेता के विचार भारत सरकार के विचारों को नहीं दिखाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजुम शर्मा मौजूद हैं जो इस मामले में बारीकी से नजर रखे हुए हैं। अंजुम, इस पूरे मामले में अब क्या नया मोड़ आया है, जरा समझाएं हमें।
शाहिद, जैसे आपने अभी खुद कहा कि नए नए देश, अब अरब के जो बाकी देश हैं एक के बाद एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, तो सऊदी अरब ने लेटेस्ट जो है स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि वो इस्लाम धर्म के चिन्हों के विरुद्ध पूर्वाग्रहों को अब अस्वीकार करता है, यानी इस तरह के स्वीकार बयान वो नहीं कर पाएगा। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने जब पैगंबर मोहम्मद पर अपना विवाद बयान दिया तो विवाद इस कदर छिड़ जाएगा किसी को नहीं पता था। अगर मैं अरब देशों से इतर बात करूं, हमारा पड़ोसी मुल्क है एक मालदीव की विपक्षी पार्टी प्रोग्रेसिव कांग्रेस गठबंधन ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर दिया और कहा है कि हम सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ दिए अपमानजनक और खेदजनक बयान की निंदा करते हैं। तो आप समझिए कि किस तरह से ये धीरे धीरे जो है मामला तूल पकड़ रहा है। अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ की जो तालिबान सरकार है उसने भी कहा है कि उनके जो प्रवक्ता हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ट्वीट किया और मैं ट्वीट पढ़ रहा हूँ। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वो ऐसे धर्मांध लोगों को इस्लाम का अपमान करने और मुसलमानों की भावना भड़काने से रोकें। भड़काने शब्द का अगर शायद आप देखें तो इस्तेमाल कई मुल्क कर रहे हैं और ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपके यहाँ ये हरकत हो रही है, इनको रोकिए। इसके अलावा अंजुम, पाकिस्तान तक ने भी इस पर बयान जारी कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान ने भी, जो बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता रही हैं, उनको बयान जारी किया है उनके खिलाफ और इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के जो प्रभारी हैं उनको बुलाया और बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। मैं ट्विटर पर अगर उनका ट्वीट पढ़ूं तो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के बयान पर इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दूतावास के प्रमुख को बुलाकर आपत्ति दर्ज की। ये वहाँ के विदेश मंत्रालय का ट्वीट था। इसके अलावा अगर आप शहबाज शरीफ की बात करें, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ओर से भी बहुत मजबूत शब्दों में निंदा हुई है। उन्होंने लिखा है बाकायदा कि मैंने बार बार कहा है कि मोदी के राज में भारत मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर चोट कर रहा है। आप देखिए कि ये एक छोटा सा एक जो बयान, एक बड़ा बयान उठा और मुस्लिम देशों तक पहुंचा, अरब देशों तक पहुंचा, पड़ोसी मुल्कों तक पहुंचा। अब वो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो सामने रख कर और कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अरब देश कतर के दौरे पर थे। उसी दौरान ये सब हो रहा था और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा सा शर्मसार तो है। लेकिन अंजुम, ये जानना चाहूँगा मैं, और बताएं आप, क्या ये इसमें भारत की ओर से कोई अब बयान तक आया है? क्योंकि कल तो जो था वो कतर में जो भारत की एम्बेसी है उसने अपना बयान जारी कर दिया था। उसने कहा था कि भारत सरकार के विचारों को नहीं दिखाता है। आज इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ है, भारत की ओर से क्या कोई जवाब आया है? शाहिद, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 57 मुस्लिम देश उसमें शामिल हैं, आप जानते हैं, संगठन है। उन्होंने भी जो है नूपुर शर्मा के और भारतीय जनता पार्टी के जो एक तो और नेता हैं उनके खिलाफ जो बयान मामले में जो आपत्ति दर्ज कराई है। तो भारत का बयान जो है आया है और भारत ने कहा है कि OIC के बयान को भारत ने गैर ज़रूरी और संकीर्ण मानसिकता वाला बयान बताया है। अरिंदम बागची, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जी उन्होंने ट्वीट किया और आधिकारिक बयान में इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि भारत को लेकर जो बयान दिए गए हैं, जो देखे गए हैं, ये बहुत गैर ज़रूरी हैं और बहुत संकुचित मानसिकता वाले हैं और IOC प्रमुख से अपील की गई है कि वे अपने सांप्रदायिक रुख के बजाय धार्मिक, यानी सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाएं। तो ये भारत का एक बयान है। और इसके अलावा जो शहबाज शरीफ का मैंने ट्वीट आपको पढ़ के सुनाया था, तो अरिंदम बागची ने शहबाज शरीफ को भी जवाब दिया है और कहा कि हमने पाकिस्तान के बयानों के बारे में संज्ञान लिया है। और आप एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन देखिए शायद, इस बात को अरिंदम बागची भी कह रहे हैं कि लगातार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला देश अब हमारे व्यवहार पर हमको बता रहा है, बयान दे रहा है। तो दुनिया देखती रही है कि पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदिया का किस तरह से उत्पीड़न किया गया है। तो इस तरीके से भारत के बयान आए हैं और उन्होंने OIC और पाकिस्तान को लेकर जवाब दिया है। लेकिन मध्य पूर्व के देश जो हैं अंजुम, लगातार कह रहे हैं कि इसमें हमको जो है कोई ना कोई ठोस बयान चाहिए, माफ़ी मांगने की बात कह रहे हैं। लेकिन अभी तक भारत सरकार एकदम पूरी कूटनीतिक तरीके से चल रही है और उसका कहना है कि जिस तरीके से बयान आए हैं दूतावास का, और वो साफ साफ कह देते कि भारत सरकार
के नज़रिए को नहीं दिखाता है। यानी कि जो एक मांग जो कल तक उठती रही थी, जिसमें साफ साफ सऊदी अरब में पूरा का पूरा ट्विटर ट्रेंड कर रहा था प्रधानमंत्री मोदी के हैशटैग से कि मोहम्मद साहब के बारे में बात ना की जाए, और इस तरीके के अलग अलग ट्वीट चल रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो बार बार मांग की जा रही है वो अभी तक नहीं हुआ। हालांकि बहरीन ने ट्वीट किया और उसने स्वागत किया है विदेश मंत्रालय के बयान का और जो कतर में जो भारत का दूतावास रहा है उसका। लेकिन इस पर आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं अंजुम कि लगातार इस पूरे मामले पे राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं। जब देखिए मतलब अलग अलग नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, और आज तो कांग्रेस नेता ने जो राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट कर दिया सीधा, तो उन्होंने इस पूरे मामले का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इशारों में अपनी बात कही। हाँ, मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ वो जो उन्होंने कहा शाहिद कि अंदर से विभाजित होने के कारण भारत बाहर से कमज़ोर हो जाता है। आप देख रहे हैं कि वो किस तरह इशारा कर रहे हैं कि भारत अंदर से विभाजित है लेकिन बाहर से वो इसलिए कमज़ोर आपको दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बीजेपी की एक तरीके से शर्मनाक कट्टरता को उन्होंने कहा कि न सिर्फ हमें इसने अलग थलग कर दिया है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को भी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया था। उन्होंने कहा था कि, और हिंदी में ट्वीट किया था कि नफरत सिर्फ नफरत को जन्म देती है, प्यार और भाईचारे का रास्ता ही भारत को प्रगति की दिशा में ले जा सकता है, ये भारत को जोड़ने का वक्त है। तो राहुल गांधी पे जिस तरीके से बीजेपी हमलावर रहती है कि आप बाहर जाके भारत के खिलाफ बयान देके भारत की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी के उलट आज उन्होंने ट्वीट करके कह दिया कि भारत की छवि को भी नुकसान पहुंचाया एक बीजेपी और ने। बयान बड़ा एक सुनने वाला आया है। मैं चाहूंगा कि हमारे सारे श्रोता उस बयान को सुने। असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर बयान देते नजर आए और वो बीजेपी प्रवक्ता पर, पूर्व प्रवक्ता पर लगातार FIR की बात करते रहे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आइंदा हफ्ते आने वाले हैं। ईरान हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर बोलता है कि आपने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट की है, माफी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट खतर में है, उनकी मौजूदगी में एम्बेसडर को बुलाकर कहा जाता है कि इतनी बड़ी बेइज्जती भारत की कौन सी फॉरेन पॉलिसी है। और मैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूँ, हमारा देश का अंदरूनी मामला आप सब जगह बोलते हैं जयशंकर साहब, ये कौन सा इंटरनल मैटर हो गया अब ये इस तरह के बयानात देकर 10 दिन तक खामोश बैठकर और भारत के मुसलमानों को उनकी आवाज को नहीं सुनना प्रधानमंत्री की, ये प्रधानमंत्री भारत के मुसलमानों की नहीं बल्कि भारत के शहरियों की बेइज्जती कर रहे हैं। हम 10 दिन से पुकार रहे हैं, FIR रजिस्टर करा रहे हैं कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। वो 3-4 बार बोले एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। अगर आप पूरा पढ़ेंगे सुनेंगे उस बयान को, हालांकि बाद में एक तरीके से बाहरी तौर पर सही थोड़ा सा एक्शन हुआ, निलंबन हुआ। और इस पर एक चीज़ मैं यहाँ पर शायद मैं आपको बता दूं कि एक और ट्वीट आया, और वो ट्वीट मतलब जाहिर तौर पर सीधे तो कोट नहीं किया गया, लेकिन अभिनेता फरहान अख्तर उन्होंने लिखा कि किसी के दबाव में मांगी गई माफ़ी कभी दिल से नहीं होती। यानी कोई और जिक्र तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन मानकर चला जा रहा है कि ये ट्वीट नूपुर शर्मा को लेकर है, और जो निलंबन की बात बार बार हो रही थी, FIR दर्ज करने की बात हो रही थी, उसके बाद ये ट्वीट उन्होंने किया। तो एक निजी टीवी चैनल पर जो ये पूरी की पूरी 1.5 सप्ताह पहले बयानबाजी हुई, तो बीजेपी ने अपने नेताओं के खिलाफ ये कोई कार्रवाई तो की है जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने अपनी एक नेता को निलंबित भी किया है, एक को निष्कासित भी किया है। तो अंजुम, ये जो बीजेपी ने जो इतनी देरी से ये जो फैसला लिया, 1.5 सप्ताह मतलब लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पे कैंपेन जो सऊदी अरब पहुंचा, फिर पाकिस्तान में इस पे पूरी बहस होने लगी और मिडिल ईस्ट तक ये बात पहुंच गई, भारत के सामान को बहिष्कार करने की बात पहुंच रही है। तो ये क्यों इतनी देरी से फैसला लिया गया, इस पर मैंने बात की वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद से। देखिए, ऐसा है कि और सारी चीजें बर्दाश्त हो सकती हैं, लेकिन कोई मोहम्मद साहब का अपमान करे, उनको लेकर कुछ गलत बातें करे, तो ये कहीं भी दुनिया के किसी भी मुसलमान को स्वीकार्य नहीं होता। और ये देख रहे हैं हम कि हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, और हम कहते हैं जब हमें अमेरिका ने लताड़ा तो हमने उनको जवाब दिया कि आपके यहाँ भी जरा पहले अपने अंदर झांक लीजिए। और अभी कुछ समय पहले हमारे विदेश मंत्री जो हैं जयशंकर जी, वो कह रहे थे कि यूरोप की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को पहले देखें, फिर हमारे बारे में बात करें। लेकिन इन लोगों ने, दोनों लोगों ने इस तरह की बातें कर दी जो हमारा प्रधानमंत्री का नाम बदनाम होने लगा
और ये भी चलो उसको बर्दाश्त कर लेते वो, लेकिन हमारे जो तमाम चीजें हैं, हमारे जो उत्पाद हैं, वो उत्पाद उन्होंने कहा कि हम मार्केट से हटा देंगे आपके सारे उत्पाद, और कुछ जगह हटाने भी शुरू कर दिए। अब बताइए, हमारे दूतावास के लोगों को, हमारे राजदूतों को बुलाया और बुला के विरोध प्रदर्शन करना, तो ये उस तरह का नहीं है। ये गलती भारतीय जनता पार्टी से ये हुई है कि वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वोटों का, और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में जो है वो काफी हद तक इस दिशा में काम किया है और उनको फायदा भी हुआ है। अगर अरब देशों ने जो ये विरोध है ये नहीं प्रकट किया होता तो क्या बीजेपी का जो नेतृत्व है तो वो इस तरह के कदम उठाता? बिल्कुल नहीं। हमारे व्यापार पे बनाई और हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने लपेट लिया, तो मतलब जहां हम जो हमारा सबसे ज्यादा संवेदनशील चीज थी हमारे लिए, उस पर उन्होंने हमला कर दिया। इसलिए इन्होंने फटाफट जो है बातें ये इस तरह की करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी इनको अपनी इमेज को साफ करना पड़ेगा विदेश में, वो बहुत जरूरी हो जाएगा। नहीं तो ऐसा तो कभी भारत के साथ हुआ नहीं। और आपने धीरे धीरे यूरोप मतलब अरब जगत से दोस्तियां बनाई हैं, आपने इजराइल से भी दोस्तियां बनाई हैं, इसमें वर्षों लगे हैं आपको, और आपने देखा नहीं एक झटके में आप क्या करने जा रहे हैं। जो काम इन्होंने 3-4 दिन बाद किया, ये अगर पहले भी नहीं कर देते तो ये सब चीजें खड़ी नहीं होती। जो ये पूरा का पूरा प्रकरण हो गया है, जो आप कह रहे हैं कि 4 दिन पहले ये सब करना चाहिए था, तो अब इसको बीजेपी को अब इन सब चीजों से क्या सबक लेना चाहिए? सबक तो यही है कि भाई कम से कम आप अपनी सीमा में रहकर आलोचना करो, राजनीतिक आलोचना करो, और आपको ये समझना चाहिए कि भाई आपके तो लाखों लोग वहाँ अरब जगत में काम करते हैं, नर्स हैं, तमाम तरह के छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, आप उनके पेट पर भी लात मार रहे हैं। आप ये नहीं सोचा, आपने सोचा ही नहीं बहुत ज्यादा उसमें आके एक तरह के जुनून में आके कुछ भी बक देना। तो ये दोनों लोगों का काम जो है वो बहुत ही खराब था, बहुत ही जिद्दी काम था, और इसको काम की ये अगर ये पहले ही सुधार लेती सरकार हमारी तो उसकी फजीयत नहीं होती, अब देश की भी फजीयत हुई है। ये मधुसूदन आनंद थे और कह रहे थे कि अरब जगत में भारतीय सामान का बहिष्कार अब होने लगा है, और ऐसा कुवैत में भी देखने को मिला। शुरुआत में इस कार्यक्रम की एकदम शुरुआत में जो हमने आपको पहली आवाज़ सुनवाई थी वो अल अरदिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के CEO नासिल अल मुतैरी और एक ग्राहक की आवाज़ थी, और वो कह रहे थे कि हम पैगंबर के अपमान की वजह से भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। कुवैती मुसलमान होने के नाते अपने पैगंबर मोहम्मद का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर मुसलमान और हर देश को भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी आवाज़ें लगातार अब अरब देशों से उठ रही हैं। ये कुवैत के कुछ लोगों की राय थी, लेकिन अरब जगत में ज़मीन पर भारत को लेकर क्या राय बनती दिख रही है, इसी को लेकर मेरे साथी मोहम्मद शाहिद ने अबू धाबी में मौजूद पत्रकार एहतेशाम शाहिद से बात की। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को नौकरियों से निकाला जाना शुरू हो जाएगा, ये इसकी की चांसेस बहुत कम देख रहा हूं मैं। मगर दूसरा एक ट्रेंड जो दिख रहा है वो बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स का दिख रहा है। अगेन अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इस किस्म की चीजें जो हैं वो पहले भी हुई हैं और वो कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं पकड़ती हैं, थोड़े दिनों तक वो रहता है, फिर लोगों को चूंकि एक प्रोडक्ट्स की वो आदत हो चुकी होती है तो इसलिए वो मूव ऑन कर जाते हैं। मगर अभी मैंने जितने देखे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जितने फॉरवर्ड्स आ रहे हैं या और चीजें आ रही तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कंसर्टेड सुपरमार्केट्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को किनारे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। अगेन इसका इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता और मुझे लगता भी नहीं कि बहुत ज्यादा ये सस्टेनेबल होगी इस किस्म की चीज। मगर एक कंसर्न जरूर ये उठाती है कि अगर इस तरह से बहुत मेजर फ्लेयर अप्स होंगे इंडिया में तो उसका असर लॉन्ग टर्म गल्फ रीजन में पड़ सकता है, जो पहले बिल्कुल नहीं हुआ करता था। ये आपने कहा कि प्रभाव पड़ सकता है, और सोशल मीडिया पे जिस तरीके से बाइकआउट की बात हो रही है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको इतना अरसा हो गया रहते हुए, क्या वहाँ पर किस तरीके के प्रोडक्ट भारत के जो हैं बहुत हिट हैं? क्या वहाँ पर चीज़ें हैं जो भारत की बहुत प्रसिद्ध हैं जिसको बाइकआउट को लेकर हंगामा मचा हुआ है? भाई हम तो हर वो चीज जो इंडिया में कंज्यूम करते हैं वही चीज यहाँ कंज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हर वो चीज जो हम जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंडिया से आ रही है हमारे पास। तो सारा एक मार्केट, जैसे मैं दिल्ली या बम्बई में रह रहा होता वैसे ही
दुबई और अबू धाबी में रह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि हर चीज मेरी इंडिया से आ रही है। तो अगर हर चीज का बॉयकॉट हो जाएगा तो फिर तो मुझे तो पूरे अपना लिबास और खाने पीने की वो बदलनी पड़ेगी। तो ये तो हम बहुत एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं। मगर अब जैसे आप एंटरटेनमेंट को देख लें, अब 2 दिन पहले सैटरडे को बहुत बड़ा आईफा अवार्ड्स हुआ अबू धाबी में, वहाँ मैं खुद मौजूद था। वहाँ पे शेख नहयान ने जो तकरीर की उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कही उन्होंने, वो भी यही था कि बॉलीवुड का और इंडिया का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हर कम्युनिटी को साथ लेके चलने का। तो वो जो पीस एंड सिक्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग का जो कल्चर है इंडिया का, वो फिल्में भी आगे बढ़ाती रहें, ये उन्होंने कहा वहां पे, पब्लिकली कहा, नहीं भी कुछ तो 8-10 हजार की पब्लिक के बीच में। तो इस किस्म ये चीजें भी पहले नहीं देखने को मिलती थी हमें। तो इसका मतलब है कि एक ग्राउंड स्वेल ऑफ सपोर्ट कह लें या ग्राउंड स्वेल ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सच इवेंट्स शायद बढ़ रही है गल्फ रीजन में, जिसका नोटिस लेना होगा अब अथॉरिटी। मेरा आखिरी सवाल ये है, आपने कहा कि बहुत दिन तक सस्टेन नहीं रहने वाला है, तो अब ये बताएं आप कि बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है एक अपने सदस्य को, एक को निलंबित कर दिया है, दूसरा जो कतर में भारत का दूतावास था उसने भी बयान जारी कर दिया है। तो अब क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी इकोनॉमी जो भारत की मिडिल ईस्ट से चलती है और भारत को चाहता है कि मिडिल ईस्ट, हमेशा से भारत के मिडिल ईस्ट से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और वो चाहता भी है कि अच्छे रिश्ते रहें, तो क्या लगता है कि उससे क्या लगता है कि कुछ दिनों में रिश्ते बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे और ये आम बात हो जाएगी? देखिए, ये तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो जो इंडियंस हैं वो समझते हैं, वो जानते हैं कि भाई ऐसे कार्रवाई एक यूपी में भी एक किसी लीडर के साथ हुई थी, लेकिन आज वो योगी जी की गवर्नमेंट में शामिल है। तो ये जो इंडियंस हैं इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, अगेन दे बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स, तो वो उनमें कोई वो नहीं है, तो वो इस बात को समझते हैं। लेकिन लोकल वर्ल्ड अरब पॉपुलेशन को इस बात की समझ नहीं है कि ये दिखावे के लिए हो रहा है या वाकई सीरियस हैं, वो उससे कंसर्न भी नहीं है। उनका मेजर कंसर्न ये है कि ये इस्लामोफोबिक बहुत सारी चीजें जो जुबानी या ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज या जो जिसे भी वो सेंसिटिव इशू समझते हैं, उस पे अब वक्त आ गया था कि अपने आप को एक्सप्रेस करें और उन्होंने किया है। ये थे एहतेशाम शाहिद। बीबीसी हिंदी का नया पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर सुन रहे हैं आप। इस नए पॉडकास्ट में आगे बात होगी भारत और अरब देशों के साथ कूटनीतिक रिश्तों पर पड़ने वाले असर की। जानेंगे एक एडिटर को कोरोना में एक स्टोरी करने के लिए क्यों गंवानी पड़ी नौकरी, और साथ ही जानेंगे खेल के दुनिया का हाल। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ ही अंजुम शर्मा, और हमारे इस कार्यक्रम को आप YouTube के साथ साथ फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। अंजुम, जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube और फेसबुक में एक बाढ़ सी आ जाती है जब कुछ लाइव चल रहा होता है, लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो आप जरा बताएं कि हमारे जो श्रोता हैं वो क्या कमेंट जो लेना ज़रूरी है वो ये है कि एकदम नया एक फॉर्मेट हम लोग लेकर आए हैं और ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है। अभय मिश्र बोल रहे हैं कि नया फॉर्मेट काफ़ी अच्छा है और 2 लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है। इसी तरीके से रघुवर कुमार सोनी है, वो भी कह रहे हैं कि बीबीसी हिंदी सेवा का ये डिजिटल रूप में खबरों को प्रस्तुत करना अंदाज और एक दूसरे से बातचीत करना बहुत प्रशंसनीय है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद रघुवर जी, और इसी तरीके से आप हमें सराहते रहें। और सिंह धारा कह रहे हैं कि भारत ने सब धर्मों को अपनाया है, तभी भारत को धर्म गुरु कहा जाता है। सभी देशों को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इसी तरीके से मनोहर चमोली मनु कह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बहुत खूब, बढ़ते हैं आगे। अंजुम, आपको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट में भारत की कितनी बड़ी आबादी रहती होगी? मिडिल ईस्ट में आप बताइए। शायद 76 लाख 7.6 मिलियन है, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के साथ उसके कितने बेहतर रिश्ते होंगे जी। तो बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद जो पूरा एक घटनाक्रम हुआ है, तो भारतीय विदेश नीति को किस तरह से प्रभावित किया है इस मुद्दे ने, तो इस पर ही आपने यानी अंजुम शर्मा ने बात की है। ईरान और संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत रहे केसी सिंह से। जी, अगर हिंदुस्तान और मुसलमान देशों के बीच में पाकिस्तान में कुछ हुआ या कश्मीर में हुआ, तो वो एक राजनीतिक मुद्दा था। ये धर्म से जुड़ गया क्योंकि प्रॉफिट की बात आई, और इसमें याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, एक बार जब जियाउल हक राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, वहां अफवाह उड़ गई कि अमेरिकनों ने कुछ कर दिया, प्रॉफिट के खिलाफ बोल दिया, उनकी एम्बेसी साड़ दी। मॉब आया, उसने आके घेर के 1-2 आदमी भी मरे। बड़ी मुश्किल से अमेरिका, जो उनका एलाई था, उनका दोस्त था और इतनी बड़ी ताकत थी, उनकी एम्बेसी को घेर लिया मॉब ने आके, और जिया ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए ये जहां बात फिर धर्म की हो जाती है और प्रॉफिट का नाम आ जाए, तो वो पूरा जिस इस्लामिक वर्ल्ड में, उम्मा में, उसमें एक और तरह का रिएक्शन आता है। तो आपको लगता है कि अरब देशों में बहुत ज्यादा संख्या में जो भारतीय रहते हैं, क्या इसका असर उस प्रोस्पेक्ट्स पर भी पड़ेगा?
देखो इतनी जल्दी नहीं पड़ेगा, तभी लोगों को कुछ नहीं कह रहे, उनको चाहिए भी हिंदुस्तानी। ये नहीं है कि सबको वो जहाज पे चढ़ा देंगे तो उनका काम कैसे चलेगा। 20-30 लाख जो यूएई में, आप देखिए 2 देशों से अभी कोई बड़ा बयान नहीं आया, ना सऊदी अरब से ना इमरात से। वहाँ दोनों में, इधर तो आप प्रेसिडेंट बन गए मोहम्मद बिन जायद, उधर मोहम्मद बिन सलमान है क्राउन प्रिंस, सो उनसे रिश्ते प्रधानमंत्री ने काफी बढ़ाए हैं आपने। तो इसलिए अब आज पता चल रहा है कि वहाँ शायद रिलीजियस अथॉरिटी का कोई बयान आया है या OIC का आया है सऊदी अरब से, लेकिन यहाँ की सरकारों से नहीं आया। सरकारों की सिर्फ कतर से और फिर कुवैत से और थोड़ा सा ओमान भी सरकार से नहीं, वो भी वहाँ के जो क्लेरिक हैं उनसे आया। मतभेद हैं जो इनके बीच में, वो GCC के मतभेद इसमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के टाइम कतर की और सऊदी अरेबिया और इमारात की काफी अनबन हो गई थी। बहरीन ना इस साइड था ना उस साइड, और ओमान तो हमेशा थोड़ा न्यूट्रल रहता है। तो इसलिए उसी तरीके से जो GCC के अंदर तरेड़ें कुछ पड़ी हुई हैं पुरानी, वो भी इसमें नजर आ रही हैं। तो इसलिए बड़े देश जिनमें सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी है, वहां से तो कोई बड़ा बयान नहीं आया। आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इस पूरे मामले पर अरब देश एक हैं या नहीं, इसकी भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल जाती है। ये सही है, और उससे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो सारा टाइम ही हमारे साथ रुके रहेंगे, क्योंकि कतर उनको कटारे में खड़ा कर रहा है। कतर जब ये एक उम्मा की तरफ अपना झुकाव दिखा रहा है, तो सऊदी अरब में और इमरात में भी ये बात उठेगी कि अगर कतर बोल सकता है तो हमारी सरकार क्यों नहीं बोल सकती। वो उसमें भी उनको प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने ये कतर वाले थोड़ा ज्यादा इस चीज को बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। कभी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बात आए तो ये इसकी बहुत ज्यादा असर पड़ता है सारे देशों में। अच्छा, भारत ने इसका सामना करने के लिए जो कुछ भी अभी तक किया है, आपको लगता है वो काफी है? देखिए, अब मुश्किलात इसमें क्या आती है कि आस्था ज्ञानवापी मॉस्क पे शुरू हो गया। चलो पुरानी बातें तो राम मंदिर वाली खत्म हो गई थी, लेकिन अगर ये मुद्दे आगे बढ़ते जाएंगे और इनकी जो जवान पीढ़ी है बीजेपी की, वो इसको देख के वो समझते हैं कि ऊपर वाले लीडर उनको रोक नहीं रहे और उनकी लीडरी इसी चीज पे चमकेगी कि वो अंग्रेजी में बढ़ा चढ़ा के वही बात करें जो हिंदी में हो रही है। और ये काफी समय से मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी, हरिद्वार से और जगह से, एक दिल्ली में भी केस रजिस्टर किया लेकिन पकड़ा किसी को नहीं। तो देखने को ये लगता था अभी तक कि सरकार पर स्थल पे वो कोई ज्यादा सख्ताई नहीं करना चाहते। तो ये इस करके फिर जो नीचे वाली लेवल्स होती हैं वो और खुली छूट उनको मिल जाती है, तो वो फिर आगे बढ़ के बात करते हैं। और अब कुछ दूसरे मुद्दे। हाल ही में एक किताब आई है एडिटर मिसिंग, जिसे लिखा है रुबेन बनर्जी ने। इस किताब की शुरुआत में वो लिखते हैं कि काश मैं एक किताब न लिखता। ये किताब दरअसल दास्तान है उस एडिटर की जिसने पत्रकारिता से शोहरत कमाई और उसी पत्रकारिता की वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। मैंने रुबेन बनर्जी से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि इस किताब का नाम आपने एडिटर मिसिंग क्यों रखा? लास्ट ईयर इसी टाइम में एक कवर स्टोरी किया था आउटलुक के, मैं एडिटर चीफ एडिटर था, तो वो कवर था मिसिंग, उसका टाइटल था मिसिंग। हमारा मकसद यही था बोलने के लिए कि कोविड सेकेंड सर्ज के टाइम में, उसी टाइम में पीक चल रहा था, वो लोग ऑक्सीजन बिना, ट्रीटमेंट बिना मर रहे थे। तो हम लोग को लगा उसी टाइम गवर्नमेंट मिसिंग था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसके लिए हम एक कवर स्टोरी किया था मिसिंग। गवर्नमेंट शायद वो कवर को नापसंद किया और मेरे को आउटलुक भी छोड़ना पड़ा 2-2.5 महीने बाद। ये मिसिंग कवर एक मेरे लिए लीगेसी है, मेरा नाम अभी जुड़ गया है ये मिसिंग कवर के साथ। तो मैं एडिटर मिसिंग हूँ अभी। तो फिलहाल मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, तो मैं तो मिसिंग फ्रॉम एक्शन हूँ। आपको लगता है कि आपको इसी वजह से आउटलुक का संपादक पद छोड़ना पड़ा, या फिर पहले और भी कुछ इस तरीके के मसले रहे? उसके पहले कुछ नहीं था। हम तो 3 साल से ज्यादा ही मैं आउटलुक में था। 3 साल में मेरे को 3 बार प्रमोशन मिला था। मैं एडिटर पहले था, उसके बाद एडिटर चीफ हुआ हूँ, उसके बाद ग्रुप एडिटर चीफ बनाया गया। ये मिसिंग कवर के बाद बहुत कुछ होना शुरू हुआ। हमको बोला गया जो बहुत प्रेशर आ रहा है ये कवर लेके। उसके बाद प्रेशर मेरे ऊपर दबाव हुआ, ले आप ये सब स्टोरी मत कीजिए। तो वो लेके प्रॉब्लम शुरू हुआ। जो हुआ ये मिसिंग कवर के बाद ही हुआ।
रूबेन साहब, आपको लगता है कि भारत में आज़ाद विचारों की जगह अब बहुत ज़्यादा सिकुड़ती जा रही है और जितने विरोधी विचारों को बर्दाश्त करने की जो हमारी क्षमता थी वो अब खत्म होती जा रही है? दो वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये इधर में डिसेंट का जगह, डिसएग्रीमेंट के जगह कम होते जा रहे हैं। और मैं किताब में मैं ये भी बोलना कोशिश किया हूँ, हमारा जर्नलिज्म में भी डिसएग्रीमेंट का जगह कम हो रहा है। एक तो पॉलिटिशियंस डिसएग्रीमेंट डिसेंट को पसंद नहीं कर रहे हैं, हम पत्रकार लोग भी प्रो मोदी और एंटी मोदी में बढ़ गया है। तो ट्रूथ और ऑब्जेक्टिविटी का जगह, रूम स्पेस का मेरे नजर में तो कम होता जा रहा है। लेकिन आप भी एक समय पर एडिटर रहे हैं, आपने लंबा अरसा पत्रकारिता में बिताया है, आपके पास भी आपके जूनियर एडिटर्स होते होंगे, वो आते होंगे, आपके उनसे मतभेद होते होंगे। क्या आप लिबरल रहे कि उनके विचारों को आप सम्मान करते थे? क्या किसी पॉइंट पर ऐसा हुआ कि आपने भी अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश की? मैं तो ये बोल सकता हूँ, प्राउडली क्लेम कर सकता हूँ, मैं एक आउटलुक में जब था, मैं एडिटर था, मेरा ही एक जूनियर रिपोर्टर ने मेरे साथ डिसएग्रीमेंट किया, मेरे खिलाफ एक आर्टिकल भी लिखा और वो आर्टिकल आउटलुक में ही हम छापा है। एडिटर के खिलाफ एक रिपोर्टर लिख रहे हैं और हमने वो हमारा आउटलुक वेबसाइट में चलाया वो स्टोरी। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी एज एन एडिटर। आप सबके साथ डिस्कशन करोगे फ्री एंड फेयर, और उसके बाद एक डिसीजन आपको तो लेना ही पड़ेगा। कॉन्स्ट्रक्टिव एक डायलॉग होना जरूरी है, ऑपोजिट व्यू पॉइंट भी सुनना जरूरी है, कंसीडर करना चाहिए। आपने इसमें एक चैप्टर लिखा है वेपनाइजेशन ऑफ न्यूज़ के नाम से। ठीक है, न्यूज़ वेपन का काम करती हैं और ज़्यादा वेपन जो है कभी तेज धार होता है, कभी उसमें धार नहीं रहती है। क्या कभी वर्तमान सरकार ने या किसी उसके मंत्री ने आपसे कोई संपर्क करने की कोशिश की और दबाव डालने का प्रयास किया? हाँ, ये तो थोड़ा बहुत हुआ ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अभी, बट दबाव तो आया है मेरे ऊपर। और उस दबाव की वजह से आपकी नौकरी गई? मैं तो वो ऐसा नहीं बोलूंगा, बट मैं ये बोल सकता हूँ, ये मिसिंग कवर के बाद इतना कंट्रोवर्शियल कवर हो गया था और वो इतना वायरल हो गया था, मैं लगा उसके बाद ही जो हुआ मेरे करियर के साथ, उसके बाद ही हुआ है। आप अब समझ लीजिए किस लिए हुआ होगा। अब बात खेल की। लाल बजरी के बादशाह कहे जाने वाले स्पेन के राफेल नडाल ने नॉर्वे के खिलाड़ी कैस्पर रूव को हराकर 14वीं बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त। जी देखिए शाहिद, जैसा कि आपने कहा कि लाल बजरी के बादशाह, और वाकई वो बादशाह इसलिए भी हैं क्योंकि देखिए 36 साल के हो चुके हैं वो पिछले दिनों 3 जून को, और ख़ुद को ही जन्मदिन का क्या शानदार तोहफ़ा दिया। और जो खिलाड़ी इतना बड़ा तोहफ़ा खुद को दे तो हम अपने श्रोताओं को क्यों ना उसकी आवाज़ भी सुनवाएं। I think the key was my cross backhand. Now I think that creates. नडाल कह रहे हैं कि मेरी ताकत क्रॉस हैंड बैकहैंड रही, जिसने कैस्पर रूव को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, और बिना किसी संदेह के खिताबी जीत मेरे लिए इमोशनल है। मैं हर दिन अपने खेल में सुधार करता गया और फाइनल जीतने में कामयाब रहा। सब जानते हैं कि रोला गैरा मेरे लिए कितना खास है, और ख़ास क्यों ना हो, देखिए जिस तरह से 14वीं बार उन्होंने ये खिताब जीता, 18 साल में 14वीं जीत हासिल की है उन्होंने। बिल्कुल, लाल बजरी के बादशाह। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त जी। और अब चलते चलते बात संगीत की। ये बात आम है कि संगीत की कोई जुबान नहीं होती। अंजुम, ये भी आप मानते होंगे। एक मलयालम फिल्म आई है जन गण मन, जिसमें दक्षिण के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन है। इस फिल्म का एक गाना काफ़ी चर्चित हो रहा है, चलते चलते सुन लेते हैं। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। कल शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। मुझे और मेरे साथी अंजुम शर्मा को दे इजाज़त। नमस्कार।